हम्म। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के कानूनी गलियारों में चल रहे एक बहुत ही जरूरी सवाल की तह तक जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हाईकोर्ट पुलिस की एफआईआर को, वो भी तब जब जांच बिल्कुल शुरू ही हुई हो, अपनी खास शक्तियों से रद्द कर सकता है? हाँ, ये सवाल काफी अहम है। हमारे सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ताज़ा फैसला है। केस नंबर 10997 ऑफ 2025, शशांक गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हम्म, इसमें याचिकाकर्ता ने एफआईआर रद्द करवाने के लिए नए वाले बीएनएसएस की धारा 528 का सहारा लिया। जी, जो पुराने सीआरपीसी की धारा 482 जैसी ही है, मतलब हाईकोर्ट की वो इनहेरेंट पावर्स। हाँ, लेकिन सरकारी वकील ने इस पर आपत्ति जताई। कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा। उन्होंने 1989 के एक बहुत पुराना 7 जजों वाली फुल बेंच के फैसले का जिक्र किया, रामलाल यादव केस। ओ, रामलाल यादव। हाँ, हाँ, वो तो लैंडमार्क माना जाता था। बिल्कुल। और उसके मुताबिक एफआईआर को इस धारा 482 या 528 के तहत रद्द नहीं किया जा सकता। तो फिर रास्ता क्या बताया उन्होंने? कहा कि इसके लिए सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 226 का ही रास्ता है, जो कि एक रिट पिटिशन होती है, एक अलग कानूनी प्रक्रिया। ये तो एक बड़ा पेंच है। तो आज का हमारा मिशन यही है। क्या एफआईआर सीधे धारा 528 बीएनएसएस या 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट में रद्द हो सकती है? और क्या वो रामलाल यादव वाला पुराना फैसला इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों के बाद भी आज भी टिकता है? चलिए देखते हैं। तो असल मुद्दा कहाँ अटका था? एक तरफ सरकार कह रही थी कि रामलाल यादव फैसले के हिसाब से ये धारा 482, 528 एफआईआर स्टेज पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। उनका तर्क था कि ये शक्ति तब काम आती है जब मामला कोर्ट में थोड़ा आगे बढ़ जाए, जैसे चार्जशीट वगैरह दाखिल होने के बाद, प्रक्रिया शुरू होने पर। हाँ। और दूसरी तरफ याचिकाकर्ता थे और कोर्ट की मदद के लिए नियुक्त न्याय मित्र भी, श्री मनीष तिवारी, श्री रौनक चतुर्वेदी, श्री जितेंद्र सिसोदिया। अमिकस क्यूरी। हाँ, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार, जैसे कि वो मशहूर भजनलाल केस है 1992 का। हाँ, भजन लाल तो बहुत साइट होता है। बिल्कुल। और हाल में भी इमरान प्रतापगढ़ी 2025 और अभिषेक 2023 जैसे मामलों में साफ कहा है कि हाईकोर्ट बिल्कुल धारा 4882, 528 के तहत एफआईआर रद्द कर सकता है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ है ना? हाँ, बिल्कुल शर्तें हैं। जैसे अगर एफआईआर पढ़ने पर पहली नजर में ही लगे कि कोई संज्ञेय अपराध, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस, बनता ही नहीं है। यानी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। सही। या फिर अगर लगे कि एफआईआर किसी गलत इरादे से सिर्फ परेशान करने के लिए लिखाई गई है। भजनलाल केस में ऐसी 7 कैटेगरीज बताई गई थी। अच्छा, तो ये रामलाल यादव वाला फैसला, उसका आधार क्या था? वो क्यों कह रहा था कि एफआईआर स्टेज पर नहीं हो सकता? ये दिलचस्प है। एमिकस ने बताया कि रामलाल यादव फैसला काफी हद तक 1944 के एक बहुत बहुत पुराने प्रिवी काउंसिल केस पर आधारित था, ख्वाजा नजीर अहमद केस। 1944? हाँ। प्रिवी काउंसिल? अच्छा। और मजे की बात यह कि ख्वाजा नजीर अहमद केस ने भी ये माना था कि अगर एफआईआर से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता तो पुलिस को जांच का हक नहीं है और कोर्ट दखल दे सकती है। तो फिर रामलाल यादव ने मना क्यों किया? क्योंकि ख्वाजा नजीर अहमद के समय दखल देने के लिए पुरानी सीआरपीसी की एक अलग धारा 491 का जिक्र था। वो कुछ हेबियस कॉर्पस जैसी थी। ओके। और वो धारा 491 वो तो अब नए सीआरपीसी 1973 में या फिर अब जो बीएनएसएस 2023 आया है उसमें है ही नहीं। अरे, मतलब जिस कानूनी रास्ते पर वो पुराना रामलाल यादव फैसला टिका था, वो रास्ता ही अब मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली। यही मुख्य तर्क था। इसलिए अब हाईकोर्ट के पास दखल देने के लिए सीआरपीसी बीएनएसएस के तहत सिर्फ यही धारा 480 to 528 ही बचती है, जो अदालत को प्रक्रिया के दुरुपयोग रोकने और न्याय सुनिश्चित करने की ताकत देती है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जैसे निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 और किम वांसू 2025 मामलों में बार बार कहा है कि इस धारा 48252 का इस्तेमाल एफआईआर रद्द करने में हो सकता है। हाँ, ये जरूर कहा है कि संयम से करें, रेयर मामलों में करें। तो फाइनली कोर्ट ने इन सब दलीलों को सुनकर क्या फैसला दिया इस शशांक गुप्ता केस में? कोर्ट ने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे स्पष्ट फैसलों के बाद वो 1989 का रामलाल यादव फैसला अब सही कानून नहीं माना जा सकता। मतलब वो अब लागू नहीं होता? हाँ, कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपनी धारा 528 बीएनएसएस 482 सीआरपीसी की अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल करके
एफआईआर रद्द कर सकता है अगर भजनलाल केस वाली 7 वजहों में से कोई एक या कोई और स्थापित कानूनी आधार मौजूद हो। अच्छा। कोर्ट ने एक लैटिन कानूनी सिद्धांत का भी जिक्र किया, सिसांते राचो सिक सेसात इप्सा लेक्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब किसी कानून का कारण या आधार ही खत्म हो जाए तो वो कानून खुद ही खत्म हो जाता है। क्योंकि धारा 491 नहीं रही तो रामलाल यादव का आधार कमजोर हो गया। समझ गई। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि उत्तर प्रदेश में अब हाई कोर्ट के पास एफआईआर को शुरुआती दौर में ही रद्द करने का एक साफ कानूनी रास्ता धारा 528 बीएनएसएस 482 सीआरपीसी के तहत मौजूद है। हाँ, बशर्ते मामला उन तयशुदा गाइडलाइंस जैसे भजनलाल वाली के दायरे में आता हो। ये वाकई दशकों से चले आ रहे एक नजरिए में एक बड़ा बदलाव है। ये उन लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है जो महसूस करते हैं कि उनके खिलाफ बेबुनियाद या परेशान करने वाली एफआईआर दर्ज हुई है। सही कहा। और ये अपने पीछे एक अहम सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? कि पुलिस की जांच करने की शक्तियों और एक आम नागरिक के खुद को संभावित बेबुनियाद या दुर्भावनापूर्ण आरोपों से बचाने के अधिकार के बीच वो जो संतुलन है, हाँ, उस संतुलन को ये नई कानूनी स्पष्टता भविष्य में कैसे प्रभावित करेगी, ये देखना होगा।